हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उज्जवल कंपटीशन क्लासेस पर। आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का एक जबरदस्त टॉपिक जिसका नाम है भारतीय संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या नाम है? मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ है। इससे पहले मैंने संविधान का पाठ नंबर 1 जिसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको मैंने पढ़ा दिया है। लगभग उसके लिए 10 वीडियो बनाया गया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाइए उस पर टच कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। उसके बाद आप पार्ट 2 भी देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ है। तो भारतीय संविधान का निर्माण देखिए, जब हमारा देश आजाद था तो उसके पहले यहाँ पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ करता था। अंग्रेज लोग ही कानून बनाते थे। आपने अगर भारतीय संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला पाठ पढ़ा होगा उसमें आपको पता होगा कि कंपनी का शासन, क्राउन का शासन, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1861 का एक्ट, 1935 का एक्ट, ये सारा कानून बनाया जाता था। ये कानून किसके द्वारा बनाया जाता था? ये बनाया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। तो ये अंग्रेजों का कानून हुआ करता था। लेकिन जब भारत आजाद होने वाला था तब भारत के लिए भी तो एक संविधान की जरूरत थी। तो ये भारतीय संविधान बना कैसे, ये पूरी प्रक्रिया हम लोग पढ़ेंगे इस पाठ में। हालांकि मैं इसके लिए कई पार्ट बनाऊंगा क्योंकि एक ही पार्ट में सब कुछ बनाना संभव नहीं है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसका पार्ट नंबर 1। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण। तो सबसे पहले समझते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, आखिर कौन बनाया इस भारतीय संविधान को। तो आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान सभा द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ था? संविधान सभा द्वारा। तो संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था। किसने किया था? संविधान सभा ने किया था। तो जब भी अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा हुआ, तो संविधान सभा के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? संविधान सभा के द्वारा हुआ था। तो ये संविधान सभा आखिर ये कौन थी? क्या कोई आदमी था? नहीं भाई, आदमी नहीं था। ये आदमियों का एक ग्रुप था, संविधान सभा थी, इसमें बहुत सारे आदमी थे। तो बात करते हैं कि ये संविधान सभा किसने बनाई। भाई जब इसने संविधान को बनाया तो इसको भी तो किसी ने बनाया होगा। संविधान सभा को किसने बनाया? तो संविधान सभा बनाने के लिए ब्रिटेन से एक योजना आई थी। क्या आई थी? योजना। ब्रिटेन ने, देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। कौन थे? क्लीमेंट एटली। और इनकी जो पार्टी थी उनका नाम था लेबर पार्टी। क्या नाम था? लेबर पार्टी। इनकी पार्टी का नाम था, क्या नाम था? लेबर पार्टी। तो ये क्लीमेंट एटली कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। और कब प्रधानमंत्री थे? जब भारत आजाद होने वाला था, मतलब भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। मैं यहाँ पर जितना भी पॉइंट लिखूंगा समझ लीजिए पक्का उससे क्वेश्चन पूछा गया। संविधान का निर्माण कैसे हुआ? तो संविधान का निर्माण हुआ था संविधान सभा के द्वारा। तो जितना भी यहाँ पर पॉइंट लिखूंगा सब महत्वपूर्ण होगा। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली और इनकी पार्टी का नाम क्या था? लेबर पार्टी। तो इन्होंने भारत में एक योजना भेजी। क्या भेजा? एक योजना जिसे हम कहते हैं मंत्रिमंडलीय योजना या कैबिनेट मिशन। क्या कहते हैं? कैबिनेट मिशन। तो ये कैबिनेट मिशन जो था ये भारत में आता है और कहता है कि मैं यहाँ पर, मतलब ये जो कैबिनेट मिशन आया था ये यहाँ पर आया था भारत में संविधान सभा का निर्माण करने आया था। किसका निर्माण करने आया था? संविधान सभा बनाने के लिए आया था। तो देखिए, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ? संविधान सभा द्वारा। और संविधान सभा का निर्माण किसने किया था? कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन ने भारत में संविधान सभा का गठन किया। किस चीज का गठन किया? संविधान सभा का गठन किया था। तो आप यहाँ पर जो दो कंफ्यूजन आपके मन में क्रिएट हुई होगी ये दोनों क्लियर हो गई होगी कि संविधान का निर्माण किसके हुआ था। तो संविधान का निर्माण हुआ था संविधान सभा के द्वारा। और संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? तो संविधान सभा का निर्माण हुआ था कैबिनेट मिशन के द्वारा। किसके द्वारा हुआ था? कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था। अब देखिए, जो कैबिनेट मिशन था ये 1946 में, कब? 1946 में भारत आया। कहां से आया? ब्रिटेन से आया। कहां से आया था? ब्रिटेन से। क्या करने आया था? संविधान सभा का गठन करने आया था। क्या करने आया था? संविधान सभा का गठन करने आया था। तो कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? 1946। याद करके रखिएगा, एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है।
तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में आया था। और कहाँ आया था? भारत में आया था। क्या करने आया था? संविधान सभा का निर्माण करने आया था कि संविधान सभा एक बनाई जाएगी और जो भारत के संविधान को बनाएगी। तो ऐसा आखिर क्या हुआ कि ये लोग संविधान सभा बनाने की बात करने लगे? देखिए 1934 में, कब? 1934 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एमएन राय। क्या नाम था? एमएन राय। एमएन राय महोदय जो थे ये दक्षिण भारत के वामपंथी नेता थे। कौन? एमएन राय। तो एमएन राय ने पहली बार 1934 में संविधान सभा के निर्माण की बात कही थी। मतलब ये जो संविधान सभा बन रही है इसकी बात उन्होंने कब कर दी थी? 1934 में ही। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि संविधान सभा का निर्माण करने की बात सबसे पहले किसने की थी? तो एमएन राय ने। किसने की थी? एमएन राय ने। कब की थी? 1934 में। और जब एमएन राय ने 1934 में बात की तो कांग्रेस ने इसे गंभीरता से लिया और 1935 में कांग्रेस ने भी इसका खुल करके सपोर्ट किया। मतलब कांग्रेस ने भी कहा कि बिल्कुल भारत में एक संविधान सभा का होना जरूरी है। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में भी इसका समर्थन किया। कब? 1937 में। किसने किया था? पीटी नेहरू ने। तो आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के निर्माण की बात सबसे पहले किसने की थी? बताइए किसने की थी? भारत में संविधान सभा के निर्माण की बात किसने की थी? तो सबसे पहले बात की थी 1934 में एमएन राय ने। किसने की थी? एमएन राय ने की थी। और ये कौन थे? दक्षिण भारत के एक वामपंथी नेता थे। फिर कांग्रेस ने इसको सीरियसली लिया, कहा बिल्कुल। कांग्रेस ने 1935 में इस बात का समर्थन किया कि भारत में संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। बिल्कुल संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसे गंभीरता से लिया। 1937 में उन्होंने भी इस चीज को सपोर्ट किया। और तब 1946 में, कब? 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आया जिसे हम मंत्रिमंडलीय योजना कहते हैं। तो कैबिनेट मिशन भारत में क्या करने आया था? संविधान सभा का निर्माण करने आया था। किसका निर्माण करने? संविधान सभा का निर्माण करने आया था। तो ये कैबिनेट मिशन जो था ये भारत आया। तो इसमें कई सदस्य भी रहे होंगे। तो कैबिनेट मिशन में कौन कौन से सदस्य थे? देखिए इसको हम आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं, आप याद कर लेंगे इससे। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3। इसको आप शॉर्टकट ट्रिक में याद करेंगे, काल। क्या याद करेंगे? काल। के से क्या हो जाएगा? के से हो जाएगा क्रिप्स। के से क्या हो जाएगा? क्रिप्स। और ए से अलेक्जेंडर और एल से लॉरेन। तो कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3। कितने थे? 3। क्रिप्स, अलेक्जेंडर, लॉरेन। कौन कौन से थे? क्रिप्स, अलेक्जेंडर, लॉरेन। और इसको अगर शॉर्टकट ट्रिक में याद करना चाहते हैं तो कैसे याद करेंगे? काल। क्या याद करेंगे? काल। काल मतलब क्रिस 3 वाला काल नहीं, काल हूं मैं वो वाला नहीं, यहाँ पर ट्रिक वाला काल याद करना है आपको। के मतलब क्रिप्स, ए मतलब अलेक्जेंडर और एल मतलब लॉरेन। क्या हो जाएगा? लॉरेन हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर, लॉरेन। क्रिप्स, अलेक्जेंडर, लॉरेन। और कैबिनेट मिशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? इसको मंत्रिमंडलीय योजना कहते हैं। किस प्रधानमंत्री के समय में ये कैबिनेट मिशन भारत आया? तो बताइए। अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया ना कि भारत की आजादी के समय यहाँ के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। तो क्लेमेंट एटली के ही नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत आया था। जब भारत आया तो उसका एक ही मुख्य उद्देश्य था कि यह भारत में जाकर के संविधान सभा का निर्माण करेगा। क्या करेगा? संविधान सभा का निर्माण करेगा। तो मुख्य उद्देश्य तो यही था। लेकिन इसको यह भी बताया गया था कि कैबिनेट मिशन जब भारत में जाएगा, अगर हम यहाँ पर संविधान सभा बना भी देंगे तो क्या भारत वाले इस संविधान सभा को चला पाएंगे? इसके द्वारा संविधान निर्माण कर भी पाएंगे कि नहीं? तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो 2 बड़ी पार्टियां हैं भारत में, उन 2 बड़ी पार्टियों से बात भी की जाएगी। तो आजादी के समय भारत में केवल 2 बड़ी पार्टी थी। कौन कौन सी थी भाई? तो पहली पार्टी का नाम था कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। और दूसरी बड़ी पार्टी का नाम था मुस्लिम लीग। तो देखिए कैबिनेट मिशन तो मुख्यतः इसीलिए आया था कि ये संविधान सभा का निर्माण करेगा, लेकिन साथ में ये भी पता लगाएगा 2 बड़ी पार्टियों से बात करके कि क्या जो हम संविधान सभा बनाएंगे आप लोग उसे सर्वाइव करा पाएंगे, उसे चला पाएंगे कि नहीं। बस बना दिए, चला ही नहीं पा रहे हो तो क्या मतलब रह जाएगा। तो इसका मुख्य 2 उद्देश्य था। पहला
भारत में संविधान सभा का गठन करना और दूसरा यहाँ की दो बड़ी पार्टियों से बात करना। आखिर ऐसा क्या हुआ कि क्लेमेंट एटली ने भारत में कैबिनेट मिशन भेज दिया? अभी तक तो भारत को गुलाम बनाया गया था। तो देखिए, जब इसी समय चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वार, और सेकेंड वर्ल्ड वार में जो पूरी दुनिया थी उसकी नजर ब्रिटेन पर थी। पूरी दुनिया में ब्रिटेन की किरकिरी होने लगी, क्योंकि ये हर जगह अपना कब्जा बनाना चाहता था। तो पूरे विश्व का दबाव ब्रिटेन पर आने लगा कि ये तो भारत में जाकर के यहाँ पर कब्जा किया हुआ है, ऐसा करता है वैसा करता है, और भारत में भी आजादी की होड़ लग गई थी। तो ये मजबूरन इन्होंने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा, और भेजा तो दो उद्देश्य लेकर के भेजा कि पहला उद्देश्य होगा कि आप जो कैबिनेट मिशन है ये जाएगा भारत में संविधान सभा का गठन करेगा, और दूसरी चीज यहाँ की जो दो बड़ी पार्टियां थी, कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग, इन दोनों बड़ी पार्टियों से बात भी करेगा कि जो हम संविधान सभा बनाएंगे क्या ये सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं। तो इसका मुख्य दो उद्देश्य था। देखिए, जितना हम यहाँ पर लिख रहे हैं इसको एकदम समझते रहिए, क्योंकि हर चीज एकदम पॉइंटेड है। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की आजादी के समय भारत में दो बड़ी पार्टियां कौन सी थी? तो दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग। कौन कौन सी? कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग। आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी का गठन 1885 में A.O. ह्यूमी द्वारा हुआ था, और मुस्लिम लीग जिन्ना अली के द्वारा हो गया था। तो दो बड़ी पार्टियां थी, कौन कौन सी? कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग। तो ये कैबिनेट मिशन भारत में आ गया, बड़ी पार्टियों से बात भी कर लिया, और संविधान सभा बनाना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? संविधान सभा बनाना शुरू कर दिया। अब यहीं से कहानी शुरू होती है, क्योंकि जो हमारा भारतीय संविधान है वो किससे बना हुआ है? देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो भारतीय संविधान है इसका निर्माण हुआ है संविधान सभा के द्वारा। और संविधान सभा का निर्माण किसने किया? कैबिनेट मिशन ने। तो अब हम समझेंगे कि संविधान सभा कैसे बनी। ये तो जान ही गए कि कैबिनेट मिशन ने ही संविधान सभा को बनाया, लेकिन इसकी संरचना कैसे हुई है, तब तक आप इसे अच्छे से नोट कीजिए ताकि मैं इसे मिटा सकूं। तो संविधान सभा का निर्माण किसने किया था? कैबिनेट मिशन ने। और संविधान सभा के द्वारा हमारे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। अब देखते हैं कि ये कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का गठन कैसे किया। देखिए, जब कैबिनेट मिशन ने कहा कि हम भारत में एक संविधान सभा बनाएंगे और आप लोगों की जरूरत है, तब वहां से जो बड़े बड़े लोग थे सब आना शुरू कर दिए। कहे हमारे मौसी के लड़के के लिए आओ, हमारे चाचा के लड़के के लिए आओ, सब संविधान सभा में आकर भीड़ लगा लिए। कहा एकदम चलो यहीं पर बैठेंगे, सब लोग संविधान सभा में आएंगे। अब तो गड़बड़ होने लगा। तो कैबिनेट मिशन ने कहा ऐसे नहीं, सबको बुला लेंगे। संविधान सभा में आने के लिए लोगों का निर्वाचन होगा। क्या होगा? निर्वाचन। मतलब जो संविधान सभा में सदस्य आए थे ये जनता द्वारा निर्वाचित करके आए थे। तो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा हुआ? जनता द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ? जनता द्वारा। लेकिन जनता द्वारा डायरेक्ट नहीं हुआ था, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। किस रूप से? अप्रत्यक्ष रूप से। तो हम कह सकते हैं संविधान सभा का निर्माण जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया। मतलब जो इसमें सदस्य थे उनके सदस्यों को किसके द्वारा चुना गया था? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। मतलब डायरेक्ट नहीं चुना गया था। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो क्या राष्ट्रपति के चुनाव में जनता वोट देने जाती? नहीं देने जाती। उसके द्वारा चुने गए MLA, MLC और MP मतलब सांसद, विधायक, यही लोग भाग लेते हैं। तो भले ही भाग लेते हैं, लेकिन जनता ने उन्हें भी तो चुना था। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जनता द्वारा उनका भी निर्वाचन होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। तो ऐसे ही संविधान सभा के सदस्यों को किसके द्वारा चुना गया था? संविधान सभा के सदस्यों को जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। और प्रत्येक 10 लाख जनता पर, कितने पर? 10 लाख जनता पर एक सदस्य चुना गया था। कितनी जनता पर? 10 लाख जनता पर एक सदस्य। तो संविधान सभा में जो सदस्य चुने गए थे, कितने व्यक्तियों के ऊपर से एक व्यक्ति को चुना गया था? तो 10 लाख जनता के बीच में से एक व्यक्ति को चुना गया था। और क्या इन्हें बिना किसी निर्वाचन के? नहीं, बिल्कुल इनका निर्वाचन हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ था। तो संविधान सभा में सदस्यों को किस तरीके से लाया गया? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया। और 10 लाख जनता पर एक सांसद को चुना गया था। कितने को? एक सांसद को चुना गया था। और इस तरीके से चुन करके लगभग संविधान सभा में 389 सदस्य थे। तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य हुए? संविधान सभा में
संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 389 सदस्य। और ये 389 सदस्य में से प्रत्येक सदस्य मतलब हर एक सदस्य जो था वो 10 लाख जनता के ऊपर से चुना गया था। और क्योंकि उस समय भारत में कई तरीके के क्षेत्र हुआ करते थे, देखिए तो 389 जो आए थे ये अलग अलग क्षेत्रों से आए थे। कहाँ से आए थे? अलग अलग क्षेत्रों से आए थे। जैसे कुछ देसी रियासतों से आए थे, देसी रियासत से, देसी रियासत का मतलब जहां पर रजवाड़े शासन करते थे। कुछ ब्रिटिश प्रांत से आए थे, ब्रिटिश प्रांत से, और कुछ चीफ कमिश्नरी से आए थे। कहां से आए थे? चीफ कमिश्नरी से आए थे। तो अब समझते हैं पहले कि देसी रियासत, ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी क्या थी। नहीं तो आप शायद ना समझ पाए, इसलिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि देसी रियासत क्या थी, ब्रिटिश प्रांत क्या था और चीफ कमिश्नरी क्या थी। देखिए जब भारत में अंग्रेज शासन कर रहे थे तो उन्होंने भारत के हर एक क्षेत्र को कब्जा नहीं किया था। कुछ मेन पॉइंट मतलब एकदम टीप टाप के बढ़िया जगह चुना था कि यहाँ पर ठीक ठाक लग रहा है, यहीं पर चलते हैं कब्जा करने। और भी चुना था लेकिन हर जगह को नहीं चुना था। जैसे ये भारत है तो भारत में उन्होंने देखा कि कौन सा क्षेत्र बहुत बढ़िया है, जहां पर पैसा वैसा ज्यादा मिल सके, जहां पर बड़े बड़े राजा हो उनको पराजित करते हैं। तो उन्होंने कुछ कुछ क्षेत्रों पर, जैसे यहाँ पर कब्जा कर लिया, यहाँ पर कब्जा कर लिया, यहाँ। तो जो ये आपको गोला गोला दिख रहा होगा यहाँ पर अंग्रेज लोग शासन कर रहे हैं। लेकिन जो खाली स्थान दिख रहा है यहाँ पर अंग्रेज लोग शासन नहीं करते थे। यहाँ पर अंग्रेज राजाओं को डरा धमका करके शासन करवाते थे। मतलब जहां पर जगह खाली है यहाँ पर अंग्रेज शासन नहीं करते थे डायरेक्ट, यहाँ पर राजा लोग रहते थे। लेकिन उन्होंने राजाओं को इतना डरा दिया था कि राजा इनके चमचे हो गए थे। जो अंग्रेज कहते थे राजा वहीं करता था। तो अंग्रेज लोग कुछ जगह पर डायरेक्ट मतलब सीधा शासन कर रहे थे। तो जहां पर अंग्रेज सीधा शासन कर रहे थे उस क्षेत्र को कहा जाता था ब्रिटिश प्रांत। क्या कहा जाता था? ब्रिटिश प्रांत। अंग्रेज भारत में जिस क्षेत्र पर डायरेक्ट शासन करते थे केवल अंग्रेज ही वहीं पर रहता था, उस क्षेत्र को कहा जाता था ब्रिटिश प्रांत। और जहां पर अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त राजाओं का शासन होता था उन्हें का उस क्षेत्र को कहा जाता था देसी रियासत। तो देसी रियासत तो काफी भारत में थी। तो ब्रिटिश प्रांत जहां पर अंग्रेज डायरेक्ट शासन करते थे, देसी रियासत जहां पर डायरेक्ट शासन नहीं करते थे, जहां पर उनके राजा शासन करते थे। और चीफ कमिश्नरी क्या थी? तो चीफ कमिश्नरी मतलब जो एक बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, बड़े शहर। जैसे अभी देखा जाए बड़े शहरों में कौन कौन सा आता है? लखनऊ, इलाहाबाद, प्रयाग, अभी तो फिलहाल इसका नाम प्रयागराज हो गया, चेन्नई है, मुंबई है, ये सब क्या है? बड़े बड़े शहर हैं। तो जो बड़े शहर हुआ करते थे उन्हें चीफ कमिश्नरी कहा जाता था। तो इन तीन क्षेत्रों से, कहां से? तीन क्षेत्रों से, ब्रिटिश प्रांत, देसी रियासत और चीफ कमिश्नरी से संविधान सभा में सदस्यों को चुना गया था। और अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों को चुना गया था। मतलब यहाँ पर इनकी संख्या अलग अलग थी। ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी सेम नंबर, यहाँ पर भी सेम नंबर, यहाँ पर भी सेम नंबर। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि चीफ कमिश्नरी क्या था। चीफ कमिश्नरी एक बड़ा शहर हुआ करता था। क्या होता था? एक शहर हुआ करता था। और ब्रिटिश प्रांत जहां पर अंग्रेज सीधे शासन करते थे, सीधे शासन। और देसी रियासत किसे कहते थे? तो देसी रियासत जहां पर राजाओं का शासन हुआ करता, राजा का शासन। लेकिन क्या है, राजा स्वतंत्र हुआ करते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, स्वतंत्र नहीं होते थे। ये अंग्रेजों के अधीन रह करके काम करते थे। तो अब हम आपको बताते हैं कि इन तीनों जगहों से कितने कितने सदस्यों को चुना गया। तो संविधान सभा में देसी रियासत से और ब्रिटिश प्रांत से और चीफ कमिश्नरी से अलग अलग लोगों को चुना गया था। ब्रिटिश प्रांत से चुना गया था 293 सदस्यों को। कितने को? 293 को। और देसी रियासत से कितने को चुना गया था? देसी रियासत से केवल 92। भाई यहाँ पर अंग्रेज शासन करते थे ना, तो अंग्रेज लोग ज्यादा सीट लेंगे। तो 292 कहाँ से चुना गया था? ब्रिटिश प्रांत से। देसी रियासत से कितने लोगों को चुना गया था? 92। और चीफ कमिश्नरी से, तो चीफ कमिश्नरी से चुना गया था केवल 4 लोगों को। कितने लोगों को? केवल 4 लोगों को। क्योंकि भारत में उस समय केवल 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थी। कौन कौन से? तो इसको हम याद करने का आपका तरीका बताते हैं। देखिए चीफ कमिश्नरी, चीफ कमिश्नरी, तो चीफ कमिश्नरी की संख्या कितनी थी? 4। देखिए याद कैसे करेंगे? ABCD। चीफ कमिश्नरी की संख्या कितनी थी? ABCD। अब आप बोलोगे गुरुजी ये क्या पढ़ा रहे हो? ABCD पढ़ा रहे हो, चीफ कमिश्नरी? अरे भाई ये ट्रिक है। ए मतलब होगा अजमेर। क्या होगा? अजमेर। अजमेर कहाँ पर है? राजस्थान में है। बी से होगा बलूचिस्तान। क्या होगा? बलूचिस्तान। और ये कहाँ पर है वर्तमान समय में? ये तो पाकिस्तान में है। और सी से होगा कुर्ग। कहाँ पर होगा?
ये सी से होगा कुर्ग, और ये कुर्ग कहाँ पर है, कर्नाटका में है। और डी से क्या होगा, तो डी से जानते ही होंगे दिल्ली, डी से दिल्ली। तो भारत की आजादी के समय भारत में कितने चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, 4, ए बी सी डी, क्या होगा ए बी सी डी, ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। तो ये 4 क्षेत्र थे जिन्हें हम चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कहते थे, और यहाँ से केवल 4 सदस्यों को चुना गया था। ब्रिटिश प्रांत से कितनों को चुना गया था, 292। अब आप अगर जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, जोड़ लेंगे तो 389 सदस्य कुल मिलाकर के हो जाएंगे। लेकिन देसी रियासत में एक ऐसी विदेशी रियासत थी जिसने कहा कि हम संविधान सभा में भाग ही नहीं लेंगे। पूछा गया क्यों नहीं लोगे, तो कहा कि यहाँ पर सुन रहे हैं कि भारतीय संविधान बनने वाला, वहां पर कोई राजा ही नहीं रह जाएगा, कहा कि हम भाग नहीं लेंगे। तो वो कौन सी देसी रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, कौन सी देसी रियासत थी, तो हैदराबाद। कौन सी देसी रियासत, हैदराबाद। हैदराबाद ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। देखिए मैं जितना बोल रहा हूं उसका शायद ही 25% लिख रहा हूँ, तो आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको ज्यादा लिखिएगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पर एरो लगा के लिख दिया कि हैदराबाद। अब आप सोचोगे क्या हैदराबाद जाना है, हैदराबाद जाना नहीं है। हैदराबाद का मतलब यहाँ पर है कि हैदराबाद नामक देसी रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, बाकी संविधान सभाओं ने भाग लिया था। समझ रहे हो कि नहीं? तो मैं जितना बोल रहा हूँ आपको वो भी लिखना पड़ेगा, ये नहीं कि जैसे मैं बना दिया ऐसे खींच करके। तो आपको अच्छे से लिखना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी लिखना है। तो हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। जब कैबिनेट मिशन ने भारत में संविधान सभा के निर्माण की बात कही तो सब लोग बोले हमारे मौसी का लड़का बना दो, हमारे चाचा का लड़का बना दो, यहाँ पर सदस्य सब एकदम उतारू हो गए खुद बनने के लिए। तो सब कैबिनेट मिशन ने कहा रुको हम बताते हैं कैसे बनेगा। तो कैबिनेट मिशन ने कहा कि जो संविधान सभा में सदस्य आएंगे उन्हें जनता द्वारा चुना जाएगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं चुना जाएगा, इनडायरेक्ट, मतलब जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया। और कितने जनता पर 1 लोगों को चुना गया था, 10 लाख जनता पर 1 व्यक्ति को चुना गया था। और किन किन क्षेत्रों से चुना गया था, देसी रियासत, ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी। तो देसी रियासत से कितना चुना गया था, देसी रियासत से चुना गया था 92, ब्रिटिश प्रांत से 293 और चीफ कमिश्नरी से 4, क्योंकि 4 ही चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। तो देखिए याद कैसे करेंगे, 293, 92 और 4, तो 292। अब घटते क्रम में ये 92 के बाद 293, उसके नीचे क्या होगा 92 होगा, 293 और 92 उसके बाद 4। तो ये इतने सदस्य जो थे अलग अलग जगहों से चुने गए थे। तो संविधान सभा में सदस्यों को चुन लिया गया, आके भर गए। अब आके भर गए तो इसके लिए कोई प्रोसीजर भी होगा, कैसे कार्यवाही चलेगी। तो संविधान सभा को चलाने के लिए समितियां बनाई गई। क्या बनाई गई, समितियां। लगभग 13 समिति का गठन किया गया। संविधान सभा को बनाने के लिए क्या हुआ, संविधान सभा को चलाने के लिए 13 समिति का गठन हुआ, और फिर धीरे धीरे ये समितियां चलती गई। अब हम देखते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ताकि हम इसको मिटा सकें। अब हम लोग देखने वाले हैं कि संविधान सभा की कौन कौन सी बैठक हुई और कब हुई, तो इसको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए संविधान सभा की पहली बैठक, कौन सी बैठक, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और इस संविधान सभा की पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, किसे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें बनाया गया अध्यक्ष। क्या बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। तो किस आधार पर अध्यक्ष बनाया गया होगा, तो आधार यह था कि संविधान सभा में जो सबसे एक्सपीरियंस्ड होगा, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होगा, उसी को बनाया जाएगा संविधान सभा का अध्यक्ष। तो संविधान सभा की पहली बैठक में संविधान सभा का अध्यक्ष किसे घोषित किया गया, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। क्यों घोषित किया गया, क्योंकि ये उस समय संविधान सभा में सबसे वरिष्ठतम थे। कौन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये भारतीय संविधान सभा में होने वाली बैठक के पहले अध्यक्ष थे। तो याद रखना है आपको, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और किस आधार पर इन्हें बनाया गया था, क्योंकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। ऐसा माना जाता है कि अगर जो एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है अगर उसे अध्यक्ष बनाया जाए तो शायद काम अच्छे से हो।
तो यही आधार रखा गया था कि इन्हें अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो मुस्लिम लीग ने इसका जम करके बहिष्कार किया और देसी रियासतों में से बहुत सारी रियासतें इसमें भाग नहीं ली कि हम नहीं भाग लेंगे। अब गड़बड़ हो गया, संविधान सभा की पहली बैठक चल ही नहीं पाई। लोगों ने देख दिया ये बुढ़ऊ जो है इसी के कारण हुआ, इनका लक खराब है। बेचारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के हमको अध्यक्ष भी बनाए और बैठक भी नहीं चल पाई, ये तो गड़बड़ हो गया। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भले ही अध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन ये बैठक जब चल नहीं पाई तब कहा गया कि ये बुढ़ऊ जो है गड़बड़ है, ये आदमी गड़बड़ है, इसको हटा देना चाहिए, इसको अध्यक्ष नहीं बनाए, दूसरे को अध्यक्ष बनाओ, तब शायद बैठक अच्छे से चल पाए। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कहा गया कि इनको अब अध्यक्ष ही नहीं बनाया जाएगा। अगली बैठक होती है दूसरी बैठक। तो दूसरी बैठक जब हुई, दूसरी बैठक जस्ट 2 दिन बाद हुई, 11 दिसंबर 1946 को हुई। जब 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भागते हुए कह रहे हम अध्यक्ष हैं। कहा तुम्हारा लक खराब है बड़ू, तुम नहीं बन सकते, अब दूसरे को अध्यक्ष बनाया जाएगा। पहली बार बने थे, संविधान सभा चल ही नहीं पाई, अब तुमको नहीं बनाया जाएगा। तो दूसरी बार डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया ही नहीं गया। दूसरी बार कहा गया कि अब दूसरे व्यक्ति को बनाएंगे, तो दूसरी बार बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा आपसे संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैसे अध्यक्ष थे? अस्थाई। अस्थाई भी कह सकते हैं और द्वितीय अध्यक्ष भी कह सकते हैं। द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो पहला अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरे अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन पूछेगा अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैसे? क्योंकि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए ना, इसके बाद जो भी बैठक हुई कंटिन्यू हुई और जब तक हमारा भारतीय संविधान लागू नहीं हो गया तब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने रहे, मतलब परमानेंट। तो परमानेंट मतलब अस्थाई। तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन पूछेगा संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे भाई अस्थाई अध्यक्ष। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों? क्योंकि ये पहली बैठक हुई थी तब इन्हें अध्यक्ष बनाया गया और दूसरी बैठक हुई तो कहा गया कि आपको अध्यक्ष ही नहीं बनाया जाएगा। तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थाई कौन थे? अस्थाई तो सच्चिदानंद सिन्हा। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे कौन थे? तो आप तो समझ ही गए होंगे, संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के दूसरे अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझ गए होंगे आप। तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और इसमें क्या हुआ? मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया, कहा कि हम इस बैठक में भाग ही नहीं लेंगे और कुछ देसी रियासतों ने भी मना कर दिया। तो इस वजह से पहली बैठक चल नहीं पाई। उसके बाद दूसरी बैठक होती है। दूसरी बैठक होती है जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को। कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को। और ये बैठक चलती है और इसके बाद कंटिन्यू बैठक होती है, कई बैठकें होती है और तब हर बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही अध्यक्ष बनाया जाता है और इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम अस्थाई अध्यक्ष मानते हैं। इसके बाद इसकी तीसरी बैठक हुई, संविधान सभा की तीसरी बैठक। और जब तीसरी बैठक हुई तो यह भी 2 दिन बाद हुई, 13 दिसंबर 1946। तीसरी बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1946। देखो याद करना कितना आसान है। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, बस खत्म। 9 दिसंबर पहले जब पहली बैठक हुई तो संविधान सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद। दूसरी हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरी, चौथी, पांचवी जितनी भी हुई सब की सब बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही अध्यक्ष बनाया गया था। तो तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बढ़िया सा पर्चा लिख के लाया, एकदम खूब गए रात भर जाग करके लिखे, कहा देखो ऐसा है कि हमारा संविधान ऐसा होना चाहिए है,
खूब एकदम बढ़िया लिखा। जो आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ते होंगे, उद्देश्य जिसे कहते हैं, उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया और पूरा तैयार करके ला कर दिया। कहा लो पकड़ो भाई इसको। ऐसा ही होना चाहिए हमारे भारतीय संविधान का स्वरूप। जैसे होता है ना कि आप किसी चीज को देखने, मान लीजिए कोई लड़का है, आप उसका बिहेवियर देख करके पहचान सकते हैं कि ये लड़का कैसा होता होगा, मतलब ये कैसा व्यवहार करेगा आगे चल करके। तो वैसे ही संविधान बनाने के लिए उन्होंने एक प्रारूप दिया था जिसे हम उद्देश्य या प्रस्तावना कहते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा को एक उद्देश्य का प्रस्ताव दिया था। क्या दिया था? एक उद्देश्य का प्रस्ताव दिया था। उद्देश्य का प्रस्ताव, और यही उद्देश्य जो हमारे संविधान में आगे है, जिसे हम प्रस्तावना के रूप में जानते हैं। तो 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? पीटी नेहरू मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका या प्रस्तावना पेश किया। कहां पर पेश किया था? संविधान सभा में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नहीं, संविधान सभा की उद्देशिका या प्रस्तावना को किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। और जब उन्होंने इस उद्देशिका प्रस्ताव को पेश किया तो इस उद्देशिका प्रस्ताव में क्या था? बताइए भाई, प्रस्तावना में क्या था? तो प्रस्तावना में यह था कि हमारा भारतीय संविधान कैसा हो। अगर आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो संविधान की प्रस्तावना में आप देखेंगे कि आपको थोड़ा थोड़ा उसमें हिंट मिल जाएगा कि भारतीय संविधान कैसा है। तो उद्देश्य या प्रस्तावना में क्या है? उद्देश्य या प्रस्तावना में यह था कि हमारा भारतीय संविधान कैसा हो। और इसको किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को। अब और जब इन्होंने इसे पेश किया तो ये सर्वसम्मत से पारित हुआ। कब पारित हुआ? 22 जनवरी 1947 को ये पारित हुआ था। तो पेश कब किया गया था? पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। और पारित होने के बाद में इसे संविधान सभा में जोड़ गए। तो आप पढ़ते होंगे ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण बहु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार ऐसे पढ़ते होंगे। पूरा का पूरा लिखा गया। ये उद्देश्य का प्रस्ताव किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को। और ये पारित कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। और ऐसे संविधान सभा की बैठकें होती गई और तब हमारा संविधान जाकर के बना था। तो इतनी शिद्दतों के बाद से हमारा संविधान बना है, तो इसको हम ऐसे ही नहीं जाने दे सकते हैं। इसीलिए भारतीय संविधान हमारे लिए सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। सब धर्मों, सब जातियों से ऊपर अगर कोई धर्म है तो हमारा सबसे बड़ा धर्म है कि हम भारतीय हैं। हमें इन सब चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें शिक्षा को बढ़ावा नहीं देती हैं। देखिए, सबसे पहली चीज है कि हम एक भारतीय हैं। सबसे पहली चीज है मानवता मनुष्य के अंदर जब होगी तो वो धर्म जाति हर चीज समझेगा, नहीं तो कुछ नहीं समझेगा। इसलिए सबसे पहले एजुकेशन पकड़िए, आप संविधान समझ जाएंगे, हर चीज समझ जाएंगे। तो एजुकेशन बहुत जरूरी है। देखिए, 22 जनवरी 1947 को ये प्रस्तावना या उद्देश्य का प्रस्ताव पारित हो गया था। और इसके बाद क्या हुआ भाई? देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। द्वितीय बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। तृतीय बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946। याद करना कितना आसान है, 9, 11, 13। उसके बाद फाइनली जो अंतिम बैठक हुई, कौन सी बैठक? अंतिम बैठक। तो ये अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950। ये क्या हुई? अंतिम बैठक। और संविधान सभा की जब अंतिम बैठक हुई तो सबको बुला गया। वाह सब लोग आओ देख लो भाई, अगर कोई गलती हो तो सुधार लो, क्योंकि 2 दिन बाद 26 जनवरी आएगी और 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाएगा हमारा भारतीय संविधान। तो जो भी गलतियां हो सब लोग आकर के देख लो, समझ लो, क्योंकि 2 दिन पहले ही हम आपको बुला लिए। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 1950। तो आपको लाइन से याद रखना है, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर। और अंतिम वाली कब हुई थी? अंतिम वाली हुई थी 24 जनवरी 1950 को। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। और इसमें अभी हमने केवल एक पार्ट पढ़ा, मतलब पहला पार्ट ही पढ़ा हुआ है। अभी मैं पूरा बनाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग बोरिंग हो जाएंगे। तो
इसलिए मैं इसका दूसरा पार्ट जल्द ही अपलोड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।